ये फान, इस बार भी तूने कमाल कर दिया। हा हा हा। शांगवान फेशोंग की होंठ हिले, जैसे वो हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे, और झट से झुओ फान के कंधे पर जोर से धौल जमा दी, जिससे झुओ फान दर्द से थोड़ा सहर उठा। बस आंखों में हल्का पानी था, जो दिखा रहा था कि कितनी ज्यादा ताकत से मारा गया। आगे और दबने से खुद को बचाते हुए झुओ फान मुस्कुराया, चुटकी लेते हुए बोला, चाचा, आप सोरिंग स्वॉर्ड के पीछे हैं क्या? हाँ, तूने 2 बार हमारी क्लैन की इतनी बड़ी मदद की है, तो अब तुझे बता ही देता हूँ। शांगवान फेशोंग ने लंबी सांस ली। हमारी शांगवान क्लान की सबसे ऊंची ताकत ईस्टर्न लैंड से निकलकर सेंट्रल एरिया तक आई है, पर यह सफर शांगवान फेयून जैसे गद्दार को पकड़ने के लिए नहीं था। हम उसे अपने इलाके में भी नहीं हरा पाए, तो उसकी जमीन पर क्या कर पाते? ये सब तो ईस्टर्न लैंड के सबसे बड़े खजाने सोरिंग स्वॉर्ड के लिए था। तुझे शायद समझ नहीं आए कि ये तलवार हमारे लिए कितनी अहम है। झुओ फान चुपचाप सब समझता रहा। अगर दानकिंग शेन ने पहले ये सब ना बताया होता, तो शायद उसे सीक्रेट वेपन्स के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता। ये सिर्फ एक आदमी की ताकत नहीं होती, बल्कि पूरे खानदान का गौरव होती है। सोच रहा था मन ही मन, इसीलिए तो जान हथेली पर रखकर तलवार लेने निकल पड़े हैं। शांगवान फेशोंग ने उसकी चुप्पी को अनजानापन समझा और हंसते हुए बोला, वैसे ये फान, तेरी वजह से ही हमारी शांगवान क्लान का सम्मान बना रहेगा। तू हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व का कारण है। सच में? तो क्या अब मैं क्लैन में अकड़कर चल सकता हूं? झुओ फान ने शरारत से आंख उठाई और हंसते हुए बोला। शांगवान फेशोंग हंसे, और बाकी लोग अब उसे नीचा नहीं समझ रहे थे, बल्कि अब वो इस सौतेले यंग मास्टर को भरोसेमंद, काम का और थोड़ा प्यारा भी मानने लगे थे। बस एक शख्स, शांगवान यूलिन, दूर कोने में खड़ा जहर भरी नजर से उसे देख रहा था। शांगवान फेशोंग ने सबको शांत रहने का इशारा किया और आत्मविश्वास से बोले, साथियों, हम पहले मिशन की खतरे की वजह से असहमत थे, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये मौका तो भगवान की ओर से मिला है। इस नक्शे के साथ फ्लाइंग क्लाउड मैनर में 2 स्वॉर्ड किंग भी हों, बाइली जिंगवे भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हम तेजी से हमला करेंगे, सोरिंग स्वॉर्ड को लेकर वापस ईस्टर्न लैंड लौटेंगे, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाचा, मुझे तो फ्लाइंग क्लाउड मैनर में 2 स्वॉर्ड किंग की कोई खबर नहीं, वहां तो बस शांगवान फेयून ही है। झुओ फान मुस्कुराया। शांगवान फेशोंग चौंक गए। हा, बाइली जिंगवे तो क्राउन प्रिंस की हालत से परेशान है और चाहता है कि मैं बतौर मेन अल्केमिस्ट उसके साथ इंपीरियल कैपिटल जाऊं। ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग को मेरी सुरक्षा के लिए साथ भेज रहा है। झुओ फान ने धीरे से कहा, इसी वजह से बैली जिंगवेई ने आज मुझे वापस भेजा है, ताकि मैं कल के सफर से पहले अपने परिवार से मिल लूं। शांगवान फेशोंग उसे एकटक देखता रह गया, जैसे सोच में पड़ गया हो। तू सच बोल रहा है? बैली जिंगवे खुद कहा है, और ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग ने भी। झुओ फान ने सीधा जवाब दिया। शांगवान फेशोंग एक पल के लिए सिहर गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हा, ये तो सच में ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाइली जिंगवे और ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग जा रहे हैं, तो बस शांगवान फेयून ही रह जाएगा। हमारी जीत अब बस तय है। हा। बधाई हो क्लैन हेड, भगवान का वरदान है, इस बार तो हम जरूर जीतेंगे। बाकी लोग भी जोश में आ गए। सब इतने खुश थे जैसे सोरिंग स्वॉर्ड तो अब उनके हाथ में आ ही गया हो। शांगवान फेशोंग ने इसी जोश में फिर से हमले की योजना पर काम शुरू कर दिया। उनका जोश देखकर झुओ फान के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान थी। इस धरती पर कोई भाग्य नहीं, ये सब मेरी प्लानिंग है, जो तुम्हें इतना बड़ा मौका लग रहा है। लेकिन हाँ, मुझे भी तुमसे थोड़ा फायदा हो गया। हा। घंटों बीते और जबरदस्त बहसों के बाद शांगवान फेशोंग की टीम ने तय किया कि बाइली जिंगवे के जाने के 3 दिन बाद हमला किया जाएगा। एक कोने में छिपकर खड़ा शांगवान यूलिन ये सब सुन चुका था और चुपचाप खिसक गया। एक सुनसान जगह जाकर उसने एक जेड स्लिप मैनर की ओर उड़ा दी। चारों ओर निगाहें घुमाकर वो उतनी ही खामोशी से वापस अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद होते ही वही जानी पहचानी अंधेरी परछाइयां उसे फिर से घेरने लगीं। वो अंधेरा इतना गहरा था कि उंगलियां भी नजर नहीं आ रही थीं। चेहरा फड़कता रहा। शांगवान यूलिन का दिल जैसे डूब सा गया। जमीन पर घुटनों के बल गिरकर उसने 3 बार माथा पटका और बोला, प्रणाम मास्टर। हाँ, इस बार तो बड़े समझदार बनकर आए हो बच्चू। मास्टर, एक शिष्य का तो धर्म ही होता है कि अपने मास्टर को पूरा आदर दे। चेहरा घृणा से भरा हुआ था, लेकिन जैसे अब ये सब आदत सी बन गई थी। एकदम दबी आवाज में भीगी बिल्ली बना रहा। झुओ फान की आंखों में चमक आ गई। सच कहूं तो तूने तो बेशर्मी की भी हद पार कर दी। वो उपाधि जो मैंने तुझे दी थी, डीजेनरेट डीमन, तू सच में उसी के लायक है। हा। शांगवान यूलिन चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब मजाक बहुत हो गया, नक्शा कहाँ है? झुओ फान ने सीधा सवाल किया और पहले से ही चेता दिया, अगर ये बोले कि अभी तैयार नहीं है तो याद रख, मैंने खुद उस लड़के को लौटते देखा है। शांगवान यूलिन ने गहरी सांस ली और एक सफेद कागज निकाला। मास्टर, ये मैनर का नक्शा मैंने खुद तैयार किया है, आप इसे स्वीकार करें। बहुत बढ़िया, ऊपर से तमीज भी रखी। ही।
नक्शा उस अंधेरे में उड़ गया और झुओ फान ने उसे ध्यान से देखा। क्या शांगुआन यूलिन वाकई इतना सीधा है कि नक्शे में कोई चाल ही नहीं चले? कुछ ही देर बाद शांगुआन यूलिन ने अंधेरे की ओर देखा और बोला, मास्टर, आप भी शायद सोरिंग सोर्ड के पीछे हैं, है ना? काफी बातूनी हो गए हो। झुओ फान ने घूरते हुए कहा, इससे तेरा क्या लेना देना? शांगुआन यूलिन रुका, फिर बोला, ही, अगर हाँ तो मैं मास्टर से आग्रह करता हूं कि आप भी 3 दिन बाद ही कदम उठाइए। उसी दिन शांगुआन क्लान हमला करेगी और मास्टर उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपना काम कर सकते हैं। शांगुआन यूलिन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। झुओ फान ने ताना मारा, अब इतना अच्छा क्यों बन गया मेरे लिए? एक दिन मास्टर बना तो जिंदगी भर पिता जैसा है। मास्टर को अपमानित करना मेरे लिए वैसे ही है जैसे खुद के बाप को गाली देना। शांगुआन यूलिन ने आंखें उठाकर कहा, बिल्कुल सीधे चेहरे से ये भावुक बातें बकने लगा। झुओ फान ने शक भरी नजर डाली, हाँ, ये बात थोड़ी तो ठीक लगती है। और मास्टर, आप जानते हैं कि मैं फ्लाइंग क्लाउड मैनर के लिए भी काम करता हूँ। मतलब शांगुआन क्लान का हमला एक ट्रैप है। अगर आप उनसे तलवार छीनने की सोच रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। शांगुआन यूलिन फिर से झुक गया, जैसे सच्चे मन से सुझाव दे रहा हो। झुओ फान ने गुस्से में दिखते हुए कहा, तो मतलब पहले तुम मुझे केओस में कूदने की सलाह देते हो, अब मना भी कर रहे हो? मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं। शांगुआन यूलिन हंसा, मैनर में जब तक दोनों पक्ष भिड़ेंगे नहीं तब तक डिवाइन सॉर्ड तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होगी उसी पल मास्टर के लिए मौका बन जाएगा तलवार चुराने का। झुओ फान ने संकरी आंखों से कहा, बोलो आगे। मास्टर, आप नक्शे को ध्यान से देखिए। 2 जगहें हैं, एक ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा जेट फॉल्स जहां सोरिंग सॉर्ड पहले रखी गई थी, दूसरी नॉर्दर्न मोस्ट जगह जहां शांगुआन फेयून का कमरा है। मैंने खुद देखा है कि वो अक्सर तलवार अपने कमरे में ले जाता है। वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत गाढ़ी है, कल्टिवेशन के लिए नहीं बल्कि तलवार छिपाने के लिए। शांगुआन यूलिन ने एक और चालाक मुस्कान दी। उन्हें पता है कि शांगुआन क्लान हमला करेगी, इसलिए वो तलवार को जरूर किसी सुरक्षित जगह पर छिपाएंगे। मतलब तलवार अब उसी दूसरे कमरे में है। जब सब जेट फॉल्स में लड़ाई में उलझे होंगे, मास्टर चुपचाप उस कमरे में घुस सकते हैं और डिवाइन स्वॉर्ड लेकर निकल सकते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगेगी। कितनी घुमा फिराकर बात करता है ये। झुओ फान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। फ्लाइंग क्लाउड मैनर का एक एक कोना उसने खुद टटोला था, उससे बेहतर वहां की जानकारी किसी के पास नहीं थी। ये कमीना तो मुझे भड़का रहा है कि मैं वहां घुस जाऊं और मारा जाऊं। और तो और मुझे पूरा यकीन है इसने नकली जानकारी भेजी है ताकि शांगुआन फेयून उस कमरे में ट्रैप बिछा दे। अफसोस तुझे नहीं पता, मैंने शुरुआत से ही नक्शे से छेड़छाड़ की थी और एक नकली नक्शा भेजा था। हुश। बेली जिंगवेई और शांगुआन फेयून के बीच आधा मीटर चौड़ी टेबल पर बढ़िया शराब और स्वादिष्ट खाने की थालियां सजी हुई थीं। पास की शांत झील के नज़ारे में 4 चांद लगा रही थीं। दोनों दोस्ती, नज़ारे और शराब का मजा ले रहे थे, एकदम बेफिक्र। तभी एक हल्की सी आवाज हुई और बेली जिंगवेई ने हाथ बढ़ाया। एक जेट स्लिप आकर सीधे उसके हाथ में जा गिरी। शांगुआन फेयून की आंखों में चमक आई, हंसते हुए बोला, हा, इतना जल्दी? बेली जिंगवेई हंसा, मानना पड़ेगा स्वॉर्ड किंग, तुम्हारा भतीजा बड़ा तेज निकला, हा। शांगुआन फेयून ने मजाक उड़ाते हुए हाथ झटक दिया। तेज कहाँ? सीधा सीधा कहो कि मेरा भाई ज्यादा ही उतावला है, या जैसा तुमने कहा था लालची। नहीं तो इतनी जल्दी ये सारा प्लान क्यों खींचा जाता? दोनों की नजरें मिलीं और फिर दोनों हंस दिए, एकदम व्यंग्य से भरी हंसी। बेली जिंगवेई ने जेट स्लिप को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर तभी कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका माथा ठनक गया। शक की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिख रही थीं। शांगुआन फेयून ने पूछा, क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर, कोई दिक्कत है? शांगुआन फेशोंग हम लोग जब निकलेंगे उसके 3 दिन बाद हमला करेगा। तो बढ़िया है ना, जाल तो बिछ चुका है, अब बस उनके फंसने की देर है। प्राइम मिनिस्टर, आपको कुछ खटक रहा है क्या? शांगुआन फेयून को शुरू में थोड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन जेट स्लिप में बात पड़ते ही वो आराम से बैठ गया। बेली जिंगवेई की बेचैनी अब भी बनी रही। शांगुआन फेशोंग अपने एक्सपर्ट लोगों के साथ जेट फॉल्स पर हमला करेगा और उसी समय 3 सबसे ताकतवर वेनरेबल्स तुम्हारे आराम गृह में घुसपैठ करेंगे तुम्हें मारने के लिए। अगर सब सही रहा तो ठीक, नहीं तो तुम्हें रोककर वो लोग सोरिंग स्वॉर्ड चुरा लेंगे। शांगुआन फेयून ने नाक चढ़ाई, हूं सब सपना देख रहे हैं। मुझे काटने आएंगे तो मैं भी 2 जाल बिछाऊंगा। असली एक्सपर्ट मेरे कमरे में होंगे, मैं भी खुद वहीं रहूंगा और बाकी लोग जेट फॉल्स जाएंगे जहां प्राइम मिनिस्टर और भाई डैंकिंग निगरानी रखेंगे। वो अंदर तो घुस सकते हैं मगर 2 स्वॉर्ड किंग्स की मौजूदगी में जिंदा बाहर नहीं जा सकते। हा। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाया, लेकिन दिल से संतुष्ट नहीं था। फिर भी कुछ तो अजीब है। शांगुआन फेयून ने फिर पूछा, अब क्या हो गया प्राइम मिनिस्टर, क्या गड़बड़ है? योजना एकदम सही है, लेकिन अंदर की डिटेल्स कुछ गड़बड़ हैं। बेली जिंगवेई की आंखों में चमक आई और उसने जेट स्लिप बढ़ा दी। स्वॉर्ड किंग फेयून, देखो जो नक्शा शांगुआन यूलिन ने दिया है। शांगुआन फेयून को अब थोड़ा शक होने लगा था।
मैंने तो वो ग्रैंड मास्टर गू से बनवाया था, मुझे क्या देखना, मुझे अपने ही घर का नक्शा याद है। 3 दिन बाद शंगवान क्लान 2 हिस्सों में बंटकर हमला करेगी। शंगवान फेशोंग अपने लोगों के साथ मैनर के सबसे पूरब हिस्से यानी जेड फॉल्स पर हमला करेगा सोरिंग स्वॉर्ड चुराने के लिए, और 3 वेनरेबल स्वॉर्ड किंग के कमरे पर हमला करेंगे जो नक्शे में सबसे उत्तर दिशा में दिखाया गया है, ताकि क्लान हेड को रोका जा सके। शंगवान फेयून आराम से पढ़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नक्शे पर पड़ी उसकी भौहें तन गईं। जेड फॉल्स पूरब में, मगर वो तो मैनर के पश्चिम में है और मेरा कमरा उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये नक्शा क्या तमाशा है? बैली जिंगवे का चेहरा उलझन से भर गया। ये नक्शा शांगवान युलिन ने दिया है और किसी धोखे की कोशिश लगती नहीं। कम से कम इतनी साफ साफ गलती तो वो नहीं करेगा। वो फ्लाइंग क्लाउड मैनर के बारे में कुछ नहीं जानता, हमसे उल्टा। एक ही संभावना है, उसे जो नक्शा मिला वो नकली है, मतलब पूरा क्लान नकली नक्शे के भरोसे है। नकली? शंगवान फेयून भौचक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? तुम कहना चाहते हुए ग्रैंड मास्टर गू ने जानबूझकर नकली नक्शा दिया? वो ऐसा क्यों करेगा? बाइली जिंगवे सोच में डूब गया। दिमाग से सोचा जाए तो गू यिफान तो शंगवान क्लान पर टिका हुआ है, उन्हीं के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, मगर उसने तो उन्हें नकली नक्शा थमाया जिससे उनका सारा प्लान बिगड़ जाए, तो वो उनके भरोसेमंद से गद्दार बन गया। इससे तो उसे ही नुकसान होगा। क्या वो सच में स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का अल्केमिस्ट बनना चाहता है, इसलिए शंगवान क्लान से नाता तोड़ दिया? पर ऐसा होता तो वो हमारे साथ मिलकर उन्हें एक बार में फंसा देता। अगर गद्दारी करनी है तो पूरी करो, आधी अधूरी गद्दारी से कुछ हाथ नहीं लगेगा। शंगवान क्लान ने अपने अधूरे ज्ञान को उस नक्शे से पूरा किया, लेकिन जब प्लान फेल होगा तब उन्हें ये समझ आ जाएगा कि गू यिफान ने धोखा दिया, और मैनर वाले भी ये समझ नहीं पाएंगे कि नकली नक्शा गू ने जानबूझकर दिया या गलती से। ऐसे में उसे किसी भी तरफ से कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? प्राइम मिनिस्टर बाइली जिंगवे के दिमाग में गूंज रही ये गुत्थी उसे भी पागल कर रही थी। शंगवान फेयून का तो कहना ही क्या। आखिर बाइली जिंगवे झल्लाकर बोला, मैनर में ग्रैंड मास्टर गू की निगरानी करने वाले लोग कौन थे? फौरन बुलाओ। जी हुजूर। थोड़ी देर में 2 गार्ड्स आए, झुककर बोले, प्राइम मिनिस्टर स्वॉर्ड किंग, आज्ञा दें। तुम दोनों ही ग्रैंड मास्टर गू की देखरेख कर रहे थे मैनर में? लॉर्ड के आदेशानुसार हमने ग्रैंड मास्टर गू की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। बाइली जिंगवे की आंखें चमकी, उसके किसी बर्ताव में कोई अजीब बात दिखी। गार्ड्स थोड़ा चौंके, फिर बोले, बहुत कुछ शक के दायरे में आता है। जैसे वो बार बार जेड फॉल्स और स्वॉर्ड किंग के कमरे के बीच का रास्ता पूछता रहता था, रेस्ट्रिक्टेड जगहों के बारे में भी सवाल करता। प्राइम मिनिस्टर और लॉर्ड को शायद पता ना हो, लेकिन उसने हमें रास्ता भी दिखाने को कहा। ठीक है, वो तो हमें पता है, मैंने खुद अनुमति दी थी ताकि गू यिफान नक्शा पूरा कर सके। शंगवान फेयून ने बात काटी। बैली जिंगवे का माथा झनका। रुको, मतलब वो बार बार तुमसे रास्ता पूछता था? प्राइम मिनिस्टर, इसमें क्या शक की बात है? हर जासूस पूछता ही है। हमने तो खुद उसे मैनर घुमा दिया था, तो बार बार दूसरों से पूछने की क्या जरूरत थी? और एक बार नहीं, कई बार। बैली जिंगवे अब बहुत गंभीर हो गया। शंगवान फेयून भी सोच में पड़ गया। सच में बार बार क्यों पूछ रहा था? कहीं? शंगवान फेयून ने बाइली जिंगवे की ओर देखा। वो अब भी गार्ड्स पर ही टकटकी लगाए था। आखिर एक गार्ड बोला, ग्रैंड मास्टर गू वाकई बड़ा अजीब था। हर बार कहता कि जेड फॉल्स जा रहा है, लेकिन पहुंचता कहाँ? सेनाओं के कैंप में। और फिर कहता मैनर बहुत बड़ा है, इसलिए रास्ता भटक गया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। गार्ड्स को भेज दिया गया। गार्ड्स हैरानी में झुके और चले गए। बैली जिंगवे हंसते हुए बोला, स्वॉर्ड किंग, अब समझे? हाँ भाई, गू यिफान को दिशा की तमीज ही नहीं है। शंगवान फेयून का चेहरा झल्ला गया, लंबी सांस ली। कौन सोच सकता था, एक 11th ग्रेड का अल्केमिस्ट और दिशा में इतना गड़बड़, ऊपर से वो जासूस भी है। हा हा हा, क्या गजब का कॉम्बो है। नक्शा बनाने को एक ऐसा आदमी दे दिया जो उत्तर दक्षिण तक न समझे। अब तो मुझे लगता है शंगवान फेयून को जब पता चलेगा कि उसका नक्शा एक गुमराह इंसान ने बनाया है तो खून की उल्टी कर देगा। हा हा हा। बैली जिंगवे मुस्कुराया। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उन्हें जैसा मिला वैसे ही ले लिया, और उन्होंने तो उसे जासूसी के लिए रखा, जो वो कर ही नहीं पाया, तो गड़बड़ तो होनी ही थी। हा हा हा। गड़बड़? दिशा की इतनी बड़ी गलती तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। शांगवान फेयून ने फिर से चुटकी ली, लेकिन फिर उसके चेहरे पर संदेह उभर आया। पर क्या तुम पक्के हो कि उसे डायरेक्शन की समस्या है, वो भी 11th ग्रेड का अल्केमिस्ट? बैली जिंगवे का चेहरा सख्त हो गया। थोड़ी देर चुप रहा। अब तक की जानकारी के मुताबिक यही एक वजह समझ आती है। मान लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन वाकई गड़बड़ है, तो फिर हमारा प्लान? हम अपने पुराने प्लान पर ही टिके रहेंगे। बस एक बदलाव, अब हम उसी नकली नक्शे के मुताबिक काम करेंगे। बैली जिंगवे ने मुस्कुराकर कहा, चाहे नक्शा गलत हो, चाहे सच्चाई उल्टी हो, शंगवान क्लान तो फंसेगी ही फंसेगी। हा हा हा। शंगवान फेयून ने भी सिर हिलाया। मैं तो सोच रहा था सोरिंग स्वॉर्ड को कहीं और रख दूं, लेकिन अब जब नक्शा ही नकली है तो उसका कोई मतलब नहीं। पापा, क्या सच में वो लड़ाई कहीं और ले जा रहे हैं? काली अंधेरी रात थी।
सिर्फ चांद की रोशनी थी जो जमीन पर हल्की चमक बिखेर रही थी, जिससे माहौल में एक ठंडक सी फैल रही थी। शहर के घरों में जलती पीली मोमबत्तियां बस इस सर्द और डरावनी रात को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थीं। गु सांतोंग पलंग पर लेटा था, उसकी आंखें झपक भी नहीं रही थीं। वो एकटक जुओ फान को देख रहा था, जो एक टेबल लैंप के नीचे बैठकर अपनी डेमोनिक सोर्ड को चमका रहा था। जुओ फान के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। हाँ बेटा, फ्लाइंग क्लाउड मैनर का हर कदम शंगुआन क्लैन के हमले पर टिका है, और शंगुआन क्लैन उन्हीं नक्शों को फॉलो कर रहा है जो मैंने उन्हें दिए, और अब तक वही नक्शा वापस मैनर पहुंचा भी होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब दोनों तरफ के कदम अब मेरे इशारों पर चलेंगे, जहां चाहूंगा वहीं लड़ेंगे, और उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा। हम्फ। जुओ फान खुद पर बहुत खुश लग रहा था। पूरे खेल को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए उसकी आंखों में पूरा विश्वास झलक रहा था। तो हम क्या करेंगे? गु सांतोंग धीरे से बुदबुदाया। क्या हम शंगुआन क्लैन की मदद करेंगे जब हम जेड फॉल्स में ड्राइंग अरे बना लेंगे? जुओ फान ने उसकी तरफ एक नज़र डाली, फिर वापस अपनी प्यारी डेमोनिक सोर्ड पर ध्यान लगाया। किसे पड़ी है उनकी? हमें तो अपना काम करना है, बाकियों से दूर ही रहना अच्छा है, वरना और झंझट मोल लेना पड़ेगा। अब फ्लाइंग क्लाउड मैनर के पास 2 सोर्ड किंग्स और प्राइम मिनिस्टर भी है। शंगुआन क्लैन की कोई बिसात नहीं। मैंने शंगुआन युलिन को फर्जी जानकारी देने भेजा था, जिससे उनका फोर्स बिखर जाए। इससे उन्हें थोड़ी राहत तो मिली होगी, लेकिन ज्यादा दिन की नहीं है ये राहत। जब शंगुआन फेयून के कमरे में छिपे सारे एक्सपर्ट समझ जाएंगे कि हमला आने वाला नहीं है, तब वो नकली जाल भी टूटेगा जो मैंने शंगुआन युलिन के जरिए बिछाया था। जैसे ही दोनों ओर के लोग टकराएंगे, शंगुआन क्लैन टूट जाएगा। हाँ, पूरी तरह से मिटेंगे या नहीं वो तय नहीं, लेकिन उनका मरना हमारे लिए फायदे का सौदा है। उनकी आखिरी लड़ाई हमें एरे सेट करने का वक्त दे देगी। ही, कम से कम उनकी मौत किसी काम तो आई। जुओ फान की बातें किसी तानाशाह की तरह लग रही थीं, जैसे वो एक लाशों के ढेर पर खड़ा होकर अपनी तलवार से अपनी ऊंचाई नाप रहा हो और अपनी ताकत की कहानी खून से लिख रहा हो। गु सांतोंग ने चुपचाप एक लंबी सांस ली। जुओ फान की तलवार की सफाई करते हाथ एक पल को रुके। उसने बच्चे के मूड को भांप लिया। अब उसके चेहरे पर वो शैतानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी जो बेटे को ढाढ़स बंधा रही थी। मुझे पता है बेटा, तुझे इन लोगों से कोई लगाव नहीं और इस जगह से तू बोर हो चुका है। वैसे भी ये 3 दिन तो पलक झपकते बीत जाएंगे, जरा सब्र कर लें। फिर जैसे शंगुआन फेशियोंग ने कहा था, बड़े एक्सपर्ट्स हमला करेंगे और सारे जूनियर्स को निकाल दिया जाएगा। तब तू चुपचाप हमारी बताई जगह की तरफ निकल जाना। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में आने से पहले जो एस्केप अरे सेट किया था ना, बिग डिपर फ्लिंगिंग अरे, उसे मत भूलना। ही मतलब बस हम 2 ही बचेंगे, बाकियों की जानों पर चलकर। गु सांतोंग ने मायूस होकर बुदबुदाया। जुओ फान को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो तो तलवार चमकाने और अपनी उस ताकत की ख्वाहिश में डूबा हुआ था। ठक ठक, दरवाजे पर कोई था। जुओ फान ने हाथ रोककर पूछा, कौन है? मैं हूं। जुओ फान ने शंगुआन किंगयन की आवाज पहचानी। मिस्टर गु, जरा समय है क्या? इस लड़की को इस वक्त क्या सूझा? गु सांतोंग की तरफ एक अजीब सी नजर डालकर जुओ फान को जवाब देना ही पड़ा। अभी आया। चांदनी में नहाए किंगयन की नाजुक सी छवि को देखते हुए जुओ फान मुस्कुराया। इतनी रात गए, क्या बात है? क्या छोटा सांतोंग सो गया? किंगयन ने धीरे से पूछा। जुओ फान ने हल्के से कहा, इस वक्त तो सारे बच्चे सोते हैं। बोलो, क्या बात है? चलिए मेरे साथ। किंगयन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींच ले गई। फिर जब पीछे देखा कि कोई नहीं था तो चैन की सांस ली। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जुओ फान ने उसके चेहरे को चांदनी में देखा और हाथ मलते हुए बोला, मिस शंगुआन, पहले आपने ये देखा कि छोटा सांतोंग सो गया है और अब इतनी रात में मुझे यहाँ ले आई। हाँ, आपकी इतनी बेताबी देखकर तो मैं हैरान हूँ। वैसे मेरा तो चाम ही ऐसा है कि कुछ लड़कियां मुझसे दूर नहीं रह पाती, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा भी है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन जब आप इतना कह ही रही हैं तो चलिए मैं। अचानक दर्द से उसका मुंह खुला रह गया। उसने देखा कि शंगुआन किंगयन उसकी जांग मरोड़कर पकड़े हुई थी। जुओ फान बमुश्किल खुद को छुड़ाते हुए बोला, अब ये क्या था? तू इतनी बकवास करेगा तो और क्या करूं? किंगयन ने नाराज होकर कहा, मैं तुझे जरूरी बात बताने आई थी और तेरा दिमाग वहीं गंदगी में घूम रहा है। तू बच गया क्योंकि शादीशुदा है। जुओ फान ने उसकी नाराजगी को अनदेखा करते हुए कहा, बहुत महान हो तुम, जबकि तुम्हारा क्लैन तो ड्यूअल कल्टीवेशन में ही विश्वास रखता है। वैसे भी तुम्हारे अंकल भी तो शादीशुदा है, इसीलिए तो मुझे अपने क्लैन के मर्द पसंद नहीं, सब एक जैसे हैं। किंगयन ने गुस्से से मुट्ठी बांधी, लेकिन खुद पर काबू पा लिया और बोली, छोड़ो, रहने दो, पर तुम्हें अपनी बीवी को हर हाल में वापस लाना होगा। बस उसी पर ध्यान देना, ऐसा कुछ मत करना जिससे उसका दिल टूटे। जुओ फान के चेहरे पर एक गहराई आ गई। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस यही चाहती हूँ। किंगयन ने लंबी सांस ली। कल तुम बैली जिंगवेई के साथ राजधानी जा रहे हो, शायद हम कभी न मिले, लेकिन घबराना मत, मैं यंग सांजी का ध्यान रखूंगी और उसकी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम सब फिर से एक हो सको। बस यही चाहती हूँ कि जब तुम सफलता पाओ तब कोई और औरत ना हो।
जुओफान उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? क्या अंकल ने नहीं कहा था कि हमला सफल हो गया तो मुझे ईस्टर्न लैंड ले जाएंगे? किंगयान ने कसैली मुस्कान के साथ कहा। पापा ने तो वादा किया था, पर अब हाँ, सब कुछ बदल गया है। अब पापा क्लान हेड हैं और क्लान का भविष्य सबसे पहले आता है। जरूरत पड़ी तो वादों से मुकरना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम अब भी वही गु यीफान होते जिसने हमें छिपने के लिए घर दिया था तो पापा शायद तुम्हें ले जाते, लेकिन अब बैली जिंगवे ने तुम्हें ऑनर्ड गेस्ट की तरह ट्रीट किया और तुमने हमारे लिए हमला प्लान किया। तो उन्होंने, उसके लिए आगे बोलना मुश्किल हो गया। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को चुना। मतलब अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, अगर मरे तो हमेशा कर्जदार रहेंगे। किंगयान की आंखों में दर्द था। तुम जानते हो पापा 3 दिन बाद हमला करेंगे जब तुम और बैली जिंगवे निकल जाओगे। जो भी हो, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो बैली जिंगवे ये पता लगा लेगा कि नक्शा तुमने दिया और वहीं मार देगा, या फिर वो तुम्हें अब भी पसंद करेगा और तुम शंगुआन क्लैन के जासूस बनकर सेंट्रल एरिया में हमेशा रहोगे। पर अंकल ने कहा था कि हमला सफल हुआ तो वो मुझे अपना लेंगे। किंगयन ने मुंह फेरकर मुस्कुराते हुए कहा, बैली जिंगवे प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, ऊपर से ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग भी है। जब पापा सोरिंग स्वॉर्ड पालेंगे तब भी वो तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं लेंगे। उनका असली प्लान है तुम्हें इस्तेमाल करना। अगर मर गए तो यंग सैनजी को अपना मान लेंगे, अगर बचे रहे तो यंग सैनजी को बंधक बनाकर ईस्टर्न लैंड के लिए काम करवाएंगे। लेकिन घबराना मत, मैं तुझे जरूर वापस लाऊंगी। जुओफान ने धीरे से आंखें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। वो खुद भी ये सब पहले ही सोच चुका था, पर उसे फर्क ही कहाँ पड़ता था। अब देखेंगे कौन किसे इस्तेमाल करता है। जहां बड़े बड़े लोग टकराते हैं वहां भावना नहीं, सिर्फ मतलब चलता है। बैली जिंगवे ऐसा ही था और शंगुआन फेयुन भी। तो शंगुआन फेइशोंग, जिसे लोग राइचस कहते हैं, वो क्या पीछे रहेगा? लेकिन इन सबके बावजूद हार तो इनकी ही होगी, क्योंकि उन्हें अब तक ये भी नहीं पता कि उनके इस छोटे से खेल में एक और खिलाड़ी चुपचाप शामिल हो चुका है। जो नहीं जानते वो मारे जाते हैं। जुओफान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस अपना ख्याल रखना। अगर सब ठीक रहा तो मैं यंग सांजी को तेरे पास जरूर भेजूंगी, ताकि तुम दोनों फिर से एक हो सको। किंगयान ने पूरा भरोसा दिखाया और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। जुओफैंग कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर बोला, यंग सांजी बाहर आ जा। वो लड़की चली गई। हुश! गु सांतोंग एकदम से उसके पास पहुंच गया। उसकी चाल तेज लाल रोशनी की तरह थी। कितना बकवास बोल रही थी वो। जुओफान हंसा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने कभी किसी पर भरोसा किया ही नहीं। मेरी जिंदगी मेरे ही हाथ में है, किसी और को नहीं सौंपने वाला मैं। जुओफान वापस चला और यंग सांजी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चल बेटा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गु सांतोंग ने सिर हिलाया, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देखता रहा। आंटी को शायद सच में उसकी फिक्र है। मुर्गे के बांग देने से पहले ही फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गेट के सामने कुछ लोग पूरा सामान बांधकर खड़े थे। सबने अपनी सबसे शानदार पोशाकें पहन रखी थी। शाही ठाट बाट पूरे जोश में झलक रहा था। लेकिन उनमें से सिर्फ 30 लोग थे जिनकी खुशी जैसे छत फाड़ रही थी, मन में फूले नहीं समा रहे थे। और होना भी क्यों नहीं, ये वही लोग थे जिन्हें पिल्किंग कन्वेंशन से चुना गया था। उन्हें देखते ही बैली जिंगवेई ने घृणा भरी नजरों से देखा। होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ऐसा टैलेंट, वो भी जरा ज्यादा कह दिया। असल में तो ये लोग उसकी योजना में सिर्फ सजावट भर थे। राजधानी पहुंचते ही ये असली एल्केमिस्ट्स के नौकर बनेंगे। इंपीरियल फैमिली के एल्केमिस्ट? शंगुआन फेयून की सोच भी कुछ अलग नहीं थी। उसने भी इन खुद को जरूरत से ज्यादा समझने वालों को घृणा भरी नजर से देखा। ठप! एक आदमी और एक औरत हल्के कदमों से इस भीड़ की तरफ आ रहे थे। बाली जिंगवे ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, ग्रैंड मास्टर गु, क्या आपने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लीं? क्या हम अब निकल सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आपकी फिक्र का शुक्रिया। सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। जुओफैन ने सिर झुकाकर जवाब दिया और फिर शंगुआन किंगयान की तरफ मुड़कर भावुक चेहरा बनाते हुए बोला, अब मैं इंपीरियल कैपिटल जा रहा हूं। लंबे समय तक लौट नहीं पाऊंगा। अगर कजिन यंग सैनजी का ख्याल रखे तो बहुत एहसान होगा। शंगुआन किंगयान की आंखें कई भावों से भरी हुई थी, पर उसने बस धीरे से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं यंग सैनजी की मौसी हूं। अपना पूरा मन लगा दूंगी उसकी देखभाल में। मैं उसे खुद तुम्हारे पास ले आऊंगी। तुम्हारी याद थोड़ी कम हो सके इसके लिए। बहुत शुक्रिया। जुओफैन ने बाली जिंगवे की ओर मुड़कर हाथ जोड़े। प्रधानमंत्री जी, अब हम निकल सकते हैं। मिस्टर की तरफ से भी सब तैयार है। फिर उसने जोर से कहा, चलो। जी सरकार। 100 से ज्यादा सोल हार्मनी और जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स ने पूरे शाही ठाट में काफिले की अगुवाई शुरू की। ड्रैगन क्लीविंग सोर्ड किंग का चेहरा भावहीन था। वहीं सोर्ड किंग फेयुन ने हाथ जोड़कर सबको विदा किया। शंगुआन किंगयान की आंखें जाते हुए जुओफैन पर टिकी रहीं। चिंता साफ झलक रही थी।
शंगवान फेयून मुस्कुराते हुए बोला, मिस गू, अब तो ग्रैंड मास्टर गू प्राइम मिनिस्टर के करीबी बन जाएंगे, नोबिलिटी रैंक मिल जाएगा, जो चाहे वो मिलेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। डैंकिंग शेन और प्राइम मिनिस्टर दोनों उनकी सुरक्षा में रहेंगे। सब ठीक रहेगा, बस कोई गद्दारी ना हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हा हा हा। शंगवान किंगयान का चेहरा उदासी से भर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान रोने से भी ज्यादा दुख भरी थी। वो बस एक लंबी सांस लेकर वहां से चली गई। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बाइली शहर से बाहर जाए, पूरा शहर सील कर दो और कर्फ्यू लगा दो। उसके जाते जाते एक गूंजती हुई आवाज पीछे से आई। हो सकता है वो चोर प्राइम मिनिस्टर के आने का फायदा उठाकर भाग निकले हों, पर मैं कोई चूक नहीं करूंगा। पूरे शहर को छान मारो। मैं फ्लाइंग क्लाउड सिटी में शंगवान क्लैन की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। शंगवान किंगयान के कदम थम गए। चेहरा सख्त हो गया और वो और तेजी से गू हाउसहोल्ड की तरफ भागी। उसे इतनी बेचैनी से दौड़ते देखकर शंगवान फेयून की आंखों में एक चालाक चमक आ गई। मुस्कान में अलग ही मक्कारी थी। प्राइम मिनिस्टर की योजना के मुताबिक हमें उन्हें बस भरोसा नहीं दिलाना, लालच भी भड़काना है। हा हा हा। कुछ ही मिनट बाद शंगवान किंगयान बैठक में पहुंची, जहां शंगवान फेशियोंग और उनके विशेषज्ञ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, शंगवान किंगयान गुस्से से लाल होकर बोली। शंगवान फेयून जैसे ही बाइली जिंगवे चला जाएगा, पूरे शहर को बंद कर देगा और हमारे लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा। उसने साफ कहा कि प्राइम मिनिस्टर के आने से ही उसने सुरक्षा ढीली की थी, वरना मौका नहीं मिलता। शंगवान फेशियोंग ने 3 मैनरेबल्स और बाकी लोगों की तरफ देखा। सबने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी। जैसा हमने सोचा था, बाइली जिंगवे का आना सिर्फ क्राउन प्रिंस के मसले को लेकर था। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और फियूं जैसा घमंडी कभी नहीं मानेगा कि उसके मनोर पर हमला हुआ। वो बैली जिंगवे से सब छुपाएगा और उसके जाते ही दोबारा सर्च शुरू करेगा। बिल्कुल सही। फेयून की पूरी सोच बस अपनी इज्जत को बचाए रखने की है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बैली जिंगवे और ना ही डैंक्विंग शेन इस योजना में शामिल हैं। हमारा असली दुश्मन सिर्फ एक है, शंगवान फेयून। सही बात है। बहुत बढ़िया। अब हमें 2 स्वॉर्ड किंग से नहीं निपटना पड़ेगा। सभी ने खुशी से सिर हिलाया। तभी एक आदमी भागते हुए अंदर आया और झुककर बोला, क्लैन हेड, बाइली जिंगवे की टोली अब 50 मील दूर जा चुकी है। रुकने का कोई संकेत नहीं है। अब तो नजरों से भी ओझल हो रहे हैं। इतनी जल्दी में लग रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लगे कि प्राइम मिनिस्टर साथ हैं। इसीलिए बाइली जिंगवे बिना किसी सूचना के फ्लाइंग क्लाउड सिटी आया था। वाकई उसे क्राउन प्रिंस की चिंता सता रही है। शंगवान फेशियोंग ने सिर हिलाया। अब सारी शंका खत्म हो गई। अब यह साफ हो गया कि बाइली जिंगवे यहां सिर्फ एक मेहमान की तरह था। अब जब वो चला गया तो हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सबने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक वेनरेबल की आंखों में जोश आ गया और ऊंची आवाज में बोला, शंगवान क्लैन इस मौके को नहीं छोड़ेगा जो किस्मत ने हमें दिया है। 3 दिन बाद हमला होगा। जी सरकार। सभी लोग ऐसे खुश हुए जैसे जीत उनके सामने हो। बस शंगवान यूलिन एक कोने में अंधेरे में बैठा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। जब शंगवान क्लैन पूरी तैयारी में जुटा हुआ था, उसी समय बाइली जिंगवे का काफिला 1 दिन की दूरी पर पहुंच चुका था। तभी अचानक उसने रुकने का इशारा किया। जुओ फैन ने ऐसे जताया जैसे कुछ समझ ही ना हो। प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको आराम की जरूरत है? हाँ हाँ हाँ, मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं, पर इथेरियल स्टेज के 8वें स्तर का कल्टीवेटर हूँ। एक दिन चलने से थकने वाला नहीं हूँ। बैली जिंगवेई ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जुओ फैन ने उसे गौर से देखा। तो फिर वापस चलो। बाली जिंगवे ने सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स की ओर इशारा किया। तुम और तुम इन 30 अल्केमिस्ट को इंपीरियल कैपिटल तक ले जाओ। बाकी सब मेरे साथ फ्लाइंग क्लाउड सिटी लौटेंगे। जुओ फैन कांप उठा और मासूम हंसी के साथ बोला, प्राइम मिनिस्टर, इसका क्या मतलब है? हा हा हा, ग्रैंड मास्टर गू, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बाली जिंगवे ने हल्की मुस्कान के साथ 2 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स को इशारा किया, जिन्होंने जुओ फैन के दोनों कंधे थाम लिए और उसे ले जाने लगे। जुओ फैन घबरा गया। प्राइम मिनिस्टर बाइली, आप ये क्या कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर गू को शहर वापस ले जा रहा हूं। पर हम तो अभी सिर्फ 1 दिन दूर आए हैं फ्लाइंग क्लाउड सिटी से। बाकी अल्केमिस्ट्स को राजधानी भेजा जा चुका है। मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ जरूरी काम है तो आप अकेले लौट जाइए। मुझे क्यों ले जा रहे हैं? जुओ फैन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने जानबूझकर पसीना पसीना दिखाने की कोशिश की ताकि उसका डर असली लगे। बाइली जिंगवे ने तिरस्कार से मुस्कुराकर कहा, ग्रैंड मास्टर गू, तुम्हें साथ ले जा रहा हूं ताकि तुम एक तमाशा देख सको। तमाशा? बिल्कुल। बाइली जिंगवे की आंखों में चमक थी। इस नाटक का नाम होगा ब्लाइंड साइडेड। जुओ फैन और ज्यादा कांपने लगा, पूरा हिल गया। बाइली जिंगवे ने गार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने जुओ फैन को पकड़ा और उड़ते हुए वापस फ्लाइंग क्लाउड सिटी की ओर रवाना हो गए। प्राइम मिनिस्टर के सारे ताकतवर गार्ड एक झटके में गायब हो गए, चुपचाप शहर की ओर लौट गए। पीछे रह गए बस 3 सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स और कुछ अल्केमिस्ट्स, जो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गाय नया दरवाजा देखती है। अभी क्या हुआ? हमें तो राजधानी ले जाके ऐशो आराम की जिंदगी देनी थी ना?
फिर सारे गार्ड भाग क्यों गए? क्या हमारी कोई अहमियत ही नहीं? हम तो फ्यूचर इंपीरियल अल्केमिस्ट्स हैं। तेजी से चलो। वो सब अभी समझ ही नहीं पाए थे कि हो क्या रहा है। तभी सोल हार्मनी एक्सपर्ट्स ने जोर से चिल्लाकर आदेश दिया। अल्जिमी घमंड से भरे अल्केमिस्ट्स को बुरा लगा। तभी एक ने हिम्मत दिखाते हुए बोल ही दिया, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता भी है मैं इंपीरियल अल्केमिस्ट बनने वाला हूं। कौन हो तुम जो हमें हुक्म दे रहे हो? धम! वो चीख वहीं खत्म हो गई। उसका कोई नामो निशान नहीं बचा, बस हवा में खून का धुंधला सा बादल छूट गया। गार्ड ने अपना हाथ झाड़ा और बाकी अल्केमिस्ट की तरफ घृणा से देखते हुए बोला, प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दिया है, तुम्हें राजधानी तक ले जाना है और जो माने नहीं उसे मार देना है। यही थी सच्चाई। बाइली जिंगवे को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई भी भाग न पाए, कोई भी खबर बाहर न जाए, सिर्फ 3 दिन तक। अल्केमिस्ट्स खून से सनी जमीन को खाली आंखों से देखते रह गए। दिमाग सुन्न हो चुका था। हम तो इंपीरियल अल्केमिस्ट्स बनने वाले थे ना, फिर एक मामूली गार्ड हमें जानवरों की तरह क्यों मार रहा है? राजधानी में आखिर हमारा असली काम क्या होने वाला है? अब उनके मन में बस डर, संदेह और घबराहट थी। समझदार थे, इसलिए अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। आंखों में जो उम्मीद थी अब वो टूटकर पूरी तरह मायूसी में बदल चुकी थी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।